नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इजराइल और जो गज़ा का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस शिद्दत से इजराइल ने अपनी जारियत बरकरार रखे हुए है, अब ऐसा लगता है कि जो उसकी हीट है वो इजराइल को भी अब अपनी लपेट में ले रही है, क्योंकि अब ये बातें सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू की हुकूमत के ख़िलाफ़ इजराइल में एहतजाज की लहर जो बढ़ती जा रही है। 7 अक्टूबर के वाक़ये की याद में एक तकरीर के दौरान हमास के हमले में हलाक होने वालों के लवाहिकीन ने वज़ीर आज़म की तकरीर रोक दी। यरूशलेम में मुनक़िद इस तकरीब में नेतन्याहू 1 मिनट से ज़्यादा खामोश खड़े रहे, जबकि लोग उनके खिलाफ नारे लगाते रहे। एक शख्स बार बार चिल्ला के कह रहा था कि उसका बाप मारा गया है। नेतन्याहू की हुकूमत पर अवामी और सफारती दबाव बढ़ रहा है कि वो गज़ा में क़ैद यरग़मालों की रिहाई के लिए कोई डील करें। इजरायली खुफिया एजेंसी के सरबराह डेविड बार्निया भी इस वक्त मौजूद हैं दोहा में, क्योंकि वो संडे को वहाँ चले गए थे और मुज़ाकरात शुरू कर दिए थे। और उन्होंने ऑफिशियली बाकी यरग़मालों के अहल खाना और मगरबी लीडर्स इजरायली हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमास के लीडर्स अब याह्या सिनवार की हलाकत या शहादत हमारे लिए, उसके बाद अब कोई मुआहिदा शायद हो सके। नाज़रीन, यहाँ पे इजराइल और अमरीकी हुकाम का कहना है कि शिनवार मुआहदे में रुकावट था। गज़ा में अभी तकरीबन 97 यरग़माली क़ैद हैं, जिनमें से 34 के बारे में इजरायली फ़ौज का कहना है कि वो मर चुके हैं। इजरायली वज़ीर दिफ़ा योआव गैलेंट ने एतराफ़ किया है कि सिर्फ फ़ौजी कार्रवाई से उनके जंगी मकासद पूरे नहीं हो सकते, जिनमें यरग़मालों की वापसी भी शामिल है। उन्होंने कह दिया है कि तमाम मकासद सिर्फ फ़ौजी ऑपरेशन से हासिल नहीं किए जा सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि अपने यरग़मालों को घर वापस लाने के लिए हमें दर्दनाक रियायतें देनी होंगी। दूसरी तरफ हमास ने सऊदी चैनल अल शर्क़ न्यूज़ को बताया है कि वो मुज़ाकरात में एक जामे डील पेश करेगा। उसमें जंग का फौरी खात्मा, गज़ा से इजरायली फ़ौज का इनखला और तमाम इजरायली यरग़मालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। यह पेशकश अमरीकी, कतरी और इजरायली मुज़ाकरातकारों की दोहा में होने वाली अहम मीटिंग के बाद की जाएगी। इजरायली हुकाम मुख्तलिफ ऑपरेशंस पर गौर कर रहे हैं। पिछले हफ्ते सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग में एक तजवीज़ पेश की गई थी जिसमें हमास को 5 यरग़मालों की रिहाई के बदले 2 हफ्तों की जंग बंदी की पेशकश की गई थी। ये बात ये भी ज़ाहिर करती है कि एक्चुअली इजराइल का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही डिवाइडेड है, बहुत डिफ्रेंशिएटेड है। वो स्ट्रेट अप जेनोसाइड ख़त्म नहीं करना चाहते, वो इस जंग को ख़त्म नहीं करना चाहते। वो कोई ना कोई पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करके कोई पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि जहाँ से वो फिर दोबारा इस जंग को कंटिन्यू करें। They get a renewed license to kill. Exactly. और मतलब ये कहना कि कहीं भी उनकी तरफ से सिंसेरिटी नजर ही नहीं आ रही है अमन की कोशिशों में। बिल्कुल, और ये कहना कि सिर्फ एक हफ्ते की या कुछ महीनों की जंग बंदी हो, तो ये जंग बंदी तो नहीं हुई फिर। बिल्कुल, ये तो समझे एक रेस्ट हुआ है, रेस्ट फ्रॉम एथनिक क्लेंजिंग। एग्जैक्टली। और कैन यू इमेजिन हाउ टोन डेफ दैट इज। बिल्कुल, और यहाँ ये भी बहुत ज़रूरी है बात नोट करना कि हमास के सरबराहों ने फाइनली जब एडमिट कर लिया है कि अब वो सीज़ फायर नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि याह्या सिनवार की भी शहादत हो चुकी है और अभी तक ईरान पर जो अटैक किया था इजराइल की तरफ से, ईरान ने कोई जवाब नहीं दिया है। इस सब के बावजूद अगर हमास के रहनुमा तैयार हैं सीज़ फायर नेगोशिएशन में, तो इस वक्त अगर सीज़ फायर नहीं हो रहा तो वो इजराइल की वजह से ही नहीं हो रहा। हमास की तरफ से तो काफ़ी सिंसेरिटी नज़र आती है। अब ये बाकी आलमी दुनिया का जो काम है कि वो इजराइल पे दबाव डाले कि भाई इस जंग, मतलब इजराइल को इससे क्या हासिल हुआ है। अगर आप देखें, इसके बेनिफिशरी इजराइल से ज़्यादा नेतन्याहू रहे हैं। हाँ, नेतन्याहू और नेतन्याहू से भी ज़्यादा वो अमेरिकन मिलिट्री कंपनीज रही हैं जो आज तक लॉबी कर रही हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाला और ट्रंप दोनों की कैंपेन्स में डाल रही हैं। इनफैक्ट पिछले ही हफ्ते रेथियन जो कंपनी है जो कई बॉम्ब्स बनाने की जिम्मेदारी रखती है यूएस के लिए, जो वो इजराइल को भी बेचते हैं, उसने पर्टिकुलरली कमाला हैरिस की कैंपेन में ज़्यादा फंड्स डाले हैं ताकि इस इशू को वो कंटिन्यूड तौर पर सपोर्ट करती रहें इजराइल के बिहाफ पर। तो जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो ऑब्वियसली हमें यही नज़र आता है कि कमाला हैरिस की जो अरब मुस्लिम्स या किसी भी किस्म के प्रो पैलेस्टाइन वोटर्स की बेस थी वो उनके हाथों से निकलती जा रही है। इसके साथ साथ जो हमारी अगली स्टोरी है उसके बारे में भी आपको बता दें, अमरीकी फ़ौज ने एक बहुत ही बड़ा फैसला कर लिया है। ओपन एआई के साथ एक डील हो गई है और अब आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये एआई की कंपनी अब पेंटागन को फ़ायदा पहुंचाएगी अपना अमेरिकन इम्पीरियलिज्म को कंटिन्यू करने के लिए। That's a very interesting point that you made. And do you think that we are heading towards the weaponization of artificial intelligence? Exactly, we are.
वेरी वरीइंग। तो नाज़रीन, आपको इस हवाले से हम मज़ीद आगाह करने चाहेंगे कि अमरीकी फ़ौज के एक बड़े फ़ैसला उन्होंने किया है और यहाँ पे अमेरिकन अफ्रीकन कमांड यानी अफ्रीकॉम ने पहली बार ओपन AI की खिदमात ख़रीदने का फ़ैसला किया है। ये वही कंपनी है जो ChatGPT बनाती है और ये फ़ैसला इसलिए बहुत ख़तरनाक है क्योंकि अफ्रीकॉम एक जंगी कमांड है जिसका मकसद जान लेना है। दस्तावेज़ात के मुताबिक अफ्रीकॉम का कहना है कि ओपन AI की टेक्नोलॉजी उनके मिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ओपन AI ने 1 साल पहले ही फ़ौजी काम पर पाबंदी ख़त्म कर दी थी और ये कंपनी दावा करती है कि इसका असल मकसद है इंसानियत की बेहतरी, लेकिन अब ये अमरीकी फ़ौज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे इस सौदे में माइक्रोसॉफ्ट का भी बहुत अहम किरदार है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन AI में $10 बिलियन की सरमायाकारी की है, जिसमें अब वो इस टेक्नोलॉजी को फ़ौज को फ़रोख्त करने लगे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।